नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। वेलकम बैक टू रोहन चैनल करंट अफेयर्स एक्सप्रेस पे। तो गाइस, आप सब लोग को पता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पहले इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ लगाया। इंडिया झुका नहीं। उन लोग डोनाल्ड ट्रंप का जो भी प्लान था बैकफायर हो गया। उल्टा डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर ही उनका कंट्री का इकोनॉमिस्ट, मीडिया, उनका कंट्री का अमेरिकन अमेरिकन सब क्वेश्चन करने लगे कि आपने कैसा पॉलिसी अपना लिया। इंडिया जो इतना अच्छा दोस्त था उसको आज के डेट पे आप एकदम इतना दूर कर दे कि वो आपका दुश्मन रशिया और चाइना के गोद पे जाके बैठ गए। फिर डोनाल्ड ट्रंप सोचा इंडिया को झुकाना तो पड़ेगा। यूरोपियन यूनियन को बोला 100% टैरिफ लगा दो, वो भी मना कर दिया। आज के डेट पे इनका जो ट्रेजरी सेक्रेटरी है स्कॉट बेसेंट और जो इकोनॉमिक ट्रेड एडवाइजर है, ये सब डोनाल्ड ट्रंप को आइडिया दे रहा है। तो यूएसए ने फाइनली G7 जो कंट्री है उनको बताया है कि आप अमेरिका को फॉलो करो और इंडिया और चाइना के ऊपर टैरिफ लगा दो। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप हर कोशिश कर रहे हैं, मतलब शाम दाम दंड भेद सब कुछ कर रहे हैं इंडिया को झुकाने के लिए। तो देखते हैं, इसके बारे में डिस्कस करते। G7 पे कौन कौन सा कंट्री आता है पहले हम लोग देख लेते हैं। तो G7 पे आता है आपका कनाडा आता है, फ्रांस आता है, जर्मनी आता है, इटली आता है, उसके बाद 1 सेकंड गाइस, हाँ, उसके बाद आपका जापान आता है, उसके बाद आपका यूके आता है और फाइनली यूएसए आता है। तो यूएसए आज के डेट पे पूरा जो गेम खेलना है खेल रहा है। तो अगर देखते हैं इसका इंप्लीकेशन क्या हो सकता है। ओके, आपको पता है 2025 पे जो भी आपका मीटिंग हुआ था G7 का, उसमें मोदी जी को गेस्ट बुलाया था। ट्रंप बीच में छोड़ के चले गए थे, याद है, ईरान के ऊपर उसके बाद जाके अटैक किया था, हमला किया था। उस टाइम ट्रंप ने बोला था मोदी जी को आपके साथ तो G7 पे मिल नहीं पाए, आप अमेरिका पे आ जाइए, हम लोग मिल के बात कर लेंगे। उस टाइम पे आसिम मुनीर भी था अमेरिका पे, तो ट्रंप चाहता था आसिम मुनीर और ट्रंप का एक साथ हैंडशेक वगैरह करवा के पूरे वर्ल्ड पे फेम ले लेंगे, पर मोदी ने ये होने नहीं दिया। उन्होंने कनाडा से डायरेक्ट चले गए अपने घर, मतलब हमारा प्यारा भारत इंडिया पे चले आए। तो इंडिया G7 कंट्री का मेंबर तो नहीं है, पर एज अ गेस्ट मेंबर हर साल G7 कंट्री इंडिया को बुलाते हैं, क्योंकि उनको इंडिया का जो भी है स्टेटस वगैरह पता है G7 कंट्री को। तो बट हम लोग का जब भी कोई कंट्री से ट्रेड करते हैं ना, हम लोग ज्यादातर सामान खरीदता है, बेचते कम ही। तो अगर जिस भी कंट्री से आप देख लेंगे ना इंडिया का मेजोरिटी ट्रेड होता है, तो हम लोग हमेशा ट्रेड डेफिसिट पे रहते हैं, क्योंकि हम लोग 10 रुपए का सामान अगर खरीदेंगे तो बेचेंगे 8 रुपीज का या 7 रुपीज का या 5 रुपीज का। तो हम लोग वो जो बैलेंस अमाउंट है हमेशा ट्रेड डेफिसिट पे रहते हैं। बट कुछ चुनिंदा कंट्री है जिसको इंडिया ज्यादा सामान बेचता है और कम खरीदता है। एक है यूरोपियन यूनियन, पूरा यूरोप मिला के इकट्ठा, और यूएसए तो टैरिफ लगा दिया, हम लोग के इकोनॉमी के लिए थोड़ा बहुत सही में झटका था। अगर आज के डेट पे यूरोप ये काम कर लेते तो हमारी इकोनॉमी के लिए और भी झटका लगेगा। यूरोपियन यूनियन अगर ये काम कर लेते, क्योंकि यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के साथ हम लोग ट्रेड सरप्लस पे, मतलब हम लोग उन लोग को बेचते ज्यादा है, सेल ज्यादा करते और उन लोग से बाई बहुत कम करते। अगर आप देखेंगे तो चाइना क्या करेगा, देखिए प्रैक्टिकली स्पीकिंग चाइना के ऊपर अमेरिका खुद टैरिफ नहीं लगा पाया, क्योंकि जो क्रिटिकल सप्लाई है, जैसे क्रिटिकल मिनरल से, जैसे आपका केमिकल से, जो एक क्रिटिकल मतलब प्रोडक्ट से चाइना यूएसए को सप्लाई करता था। यूएसए सोचा टैरिफ लगाऊंगा, चाइना बोला ठीक है टैरिफ लगाओगे, हम लोग वो जो मटेरियल से सप्लाई करना बंद कर देंगे, मिनरल सप्लाई करना बंद कर देंगे, तो उनका इंडस्ट्री पूरा ठप पड़ जाएगा। अमेरिका चाइना को कुछ टच नहीं कर पाया। सेम G7 कंट्री अगर चाहता है कि चाइना के ऊपर हम लोग टैरिफ लगाएंगे, या यूरोपियन यूनियन अगर चाहता है चाइना के ऊपर हम लोग टैरिफ लगाएंगे, लगा नहीं पाएंगे, क्योंकि चाइना एक स्ट्रेटेजिकल एज होल्ड करता है आज के डेट पे। पर इंडिया ऐसा कोई उतना बड़ा स्ट्रेटेजिकल एज होल्ड नहीं कर सकता। तो अगर हम लोग देखते हैं, अगर देखिए उन लोग बात चाइना इंडिया दोनों का करेगा, ब्राजील का भी करेगा, पर एक्शन हमेशा इंडिया के ऊपर लेगा, क्योंकि चाइना के ऊपर उन लोग नहीं ले सकते। तो आज के डेट पे 2026 पे जब G7 सबमिट होगा, उस टाइम पे कौन सा कंट्री वो समिट होस्ट करेगा, फ्रांस होस्ट करेगा। ठीक है, तो फ्रांस भी नहीं चाहेगा चाइना के ऊपर लगाए। पर अगर मान लीजिए हाइपोथेटिकल सिचुएशन, किसी भी वजह से अगर G7 कंट्री या यूरोप का मेजर कंट्री यूरोपियन यूनियन सोचता है इंडिया को हम लोग टैरिफ लगा देंगे, तो उसका कितना पॉसिबिलिटीज है। G7 की बात चल रही, चलिए G7 का बात हम लोग करते हैं। पहली बात है फ्रांस। देखिए फ्रांस पे क्या है, आज के डेट पे फ्रांस खुद ही बहुत बड़ा टर्मोइल पे है। ठीक है, अब G7 कंट्री का अगर आप मेजर कंट्रीज देखेंगे, मेजरली ट्रम्प यूरोप को बोलना चाहते हैं कि आप इंडिया के अगेंस्ट पे एक्शन लीजिए। यूरोप के आपको सबको पता है 3 मेजर कंट्री है, ओके, जर्मनी, फ्रांस और इटली। पूरा यूरोप यही तीनों का डिसीजन हमेशा फॉलो करके चलता है, आप मान सकते हैं। ओके, अब तो फ्रांस का जो प्राइम मिनिस्टर है उसको रेजिग्नेशन देना पड़ा। फ्रांस में प्रोटेस्ट चल रहा है, राइट्स चल रहे हैं, अनरेस्ट है। पता नहीं इमैनुअल मैक्रोन आज या कल शायद उनको भी रेजिग्नेशन देना पड़े प्रेसिडेंट को। ओके, तो फ्रांस लगता नहीं है ये सब टर्मोइल पे अब वो भी इंडिया के साथ रिश्ता खराब करने के बारे में सोचेगा।
ओके। अब मान लीजिए, अब इधर जापान, जापान एक बहुत बड़ा की प्लेयर है। जापान को इंडिया की जरूरत है क्योंकि जापान को भी पता है कि अमेरिका कितना दोगला है। तो जापान हमेशा इंडिया को चाहता है क्योंकि चाइना के अगेंस्ट पे इंडिया उसका एक भरोसेमंद साथी है। जापान ने ऑलरेडी बोला मैं इंडिया के ऊपर, इंडिया पे $67 बिलियन इन्वेस्ट करूंगा। जापान इंडिया का एक क्लोज फ्रेंड है, करीबी दोस्त है, अच्छा रिलेशन चाहता है। इंडिया का बुलेट ट्रेन पे जापान का बहुत बड़ा योगदान है। तो जापान ये रिलेशन खराब नहीं करेगा। और जापान का प्राइम मिनिस्टर कुछ दिन पहले इसको रेजिग्नेशन देना पड़ा ट्रम्प की वजह से, क्योंकि ट्रम्प ने इनके ऊपर इतना प्रेशर दिया, ये ट्रम्प के सामने झुक गया, एक अपने कंट्री के लिए गंदा सा ट्रेड डील कर लिया। पब्लिक का प्रोटेस्ट हुआ, पब्लिक गुस्सा हो गए, तो जापान का जो करंट प्राइम मिनिस्टर जो था, उनका जो पार्टी था, वो इलेक्शन हार गए। इसीलिए जापान का प्राइम मिनिस्टर को इस्तीफा देना पड़ा और वो बोल भी दिया कि मेरा जो सत्ता है, मेरा जो कैरियर है, फ्यूचर है, ये ट्रम्प की वजह से खराब हुआ। तो लगता नहीं है कि अब यूएसए की बात जापान मानेगा। अब कुछ दिन पहले, ये तो G7 की बात चला, G7 पे यूरोप के साथ साथ, यूरोप का कुछ कंट्री के साथ साथ कनाडा भी आता है जो यूरोप का पार्ट नहीं है, जापान, यूके, ये सब भी आता है जो यूरोप का पार्ट नहीं है। तो जब एक्चुअली कुछ दिन पहले यूरोपियन यूनियन, मतलब सिर्फ यूरोप का जितना भी कंट्रीज है, उनको जब डोनाल्ड ट्रम्प ने बताया था इंडिया एंड चाइना के ऊपर 100% टैरिफ लगा दो आप लोग, क्योंकि उन लोग रशियन ऑयल खरीदते, वो तो पहले मुंह पे रिजेक्ट कर दिया। यूरोपियन यूनियन के ये जो प्रेसिडेंट है, ओके, उर्सुला, मुंह पे रिजेक्ट कर दिया कि हम लोग ये चीज तो कर नहीं सकते। ओके, अब जर्मनी की बात करें, यूरोप का सबसे बड़ा देश, मोस्ट इंफ्लुएंशियल कंट्री, और G7 का भी एक बहुत बड़ा की प्लेयर। तो जर्मनी खुद अमेरिका का जो भी टैरिफ है उसके खिलाफ, जर्मनी का जो डेप्यूटी एनवॉय है वो बात कर चुका है, वो बोल चुका है कि ऑब्स्टेकल टू फ्री ट्रेड, मतलब हम लोग फ्री ट्रेड के खिलाफ जो भी ऑब्स्टेकल है, मतलब टैरिफ सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल होता है फ्री ट्रेड के लिए। तो इन्होंने ट्रम्प को ऑलरेडी क्रिटिसाइज कर चुके हैं। जर्मनी हमेशा बोला हम लोग इंडिया के साथ अच्छा रिलेशन चाहते हैं, क्योंकि यूरोप के साथ एफटीए की बात चल रहा है इंडिया का। अब इंडिया वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट कार मार्केट है, ठीक है, गाड़ी बनता है इधर। इधर अमेरिका का बड़े बड़े कंपनी टेस्ला स्ट्रगल कर रहा है। तो जर्मन के पास, आपको पता है, जर्मन इंजन जनरली बोला जाता है अगर इंजन हो तो जर्मन का हो, कार इंजन। तो जर्मनी का जो कार जो बिजनेस है, वो चाहते हैं इंडिया पे उन लोग कार बिजनेस को कब्जा कर ले, क्योंकि इंडिया 3rd लार्जेस्ट मार्केट है पूरे दुनिया पे कार के सेक्टर पे। तो जर्मनी तो इंडिया के साथ रिलेशन खराब करने से रहा। अब फिर और एक बड़े प्लेयर की बात करते हैं, फ्रांस। फ्रांस के साथ कुछ दिन पहले ही एक, ओके, इंडिया एक सबसे बड़ा जेट इंजन बनाना चाहता है। तो ये 3 बहुत प्रमुख दावेदार थे। जापान भी एक था, वो उतना बड़ा नहीं था। 3 तरह के, यूएसए का जनरल इलेक्ट्रिक्स था, यूके का रोल्स रॉयस था, और जर्मन का सैफ्रॉन था। तो अभी यूएसए का जनरल इलेक्ट्रिक से इंजन खरीद रहा है, पर उसके साथ नया इंजन जो हम लोग का एम का प्रोजेक्ट है, 5th जनरेशन कॉस्टली प्रोजेक्ट है, उसके लिए इंडिया किसको चुना? यूके का रोल्स रॉयस को हटा दिया, जनरल इलेक्ट्रिक को हटा दिया, फ्रांस का सैफ्रॉन को चुना है। तो फ्रांस अगर इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाएगा एज अ मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन बोलिए या एज अ मेंबर ऑफ G7 बोलिए, तो ये डील कैंसिल हो सकता है, ये डील फिर से यूके या यूएसए के हाथ पे जा सकता है। अभी इंडिया ने MMRCA-2 एक टेंडर फ्लोट किया था, उसमें बोला था 140 फाइटर जेट खरीदेंगे। उसमें बहुत सारे कंपनी आया था, यूरोफाइटर टाइफून आया था, अमेरिका का F-18 आया था, F-16 आया था, राफेल जेट आया था। तो ये भी डील 114 जो जेट डील है, जो 2 लाख करोड़ रुपीस का है, 1-2 करोड़ रुपया का नहीं है, 2 लाख करोड़ रुपया का है। ये भी जेट डील रफाल, मतलब फ्रांस का वही सैफ्रॉन डसॉल के पास, ओके, डसॉल के पास जाने वाला है। डसॉल्ट एविएशन रफाल बनाते उनके पास जाने वाला है। तो अगर फ्रांस कुछ करता है, फ्रांस अगर इंडिया के खिलाफ जाता है, तो ये डील भी कैंसिल हो सकता है। मतलब फ्रांस का एक बहुत बड़ा, और इंडिया फ्रांस के साथ सबमरीन भी बनाता है। तो फ्रांस और इंडिया का बहुत डीपर लेवल पे एंगेजमेंट है, इकोनॉमिकल मतलब डिपेंडेंसी है फ्रांस का इंडिया के ऊपर। तो फ्रांस तो ये स्टांस लेगा नहीं। और ये जो रफाल डील है, ये जो 114 जेट का जो डील है, ये पूरे दुनिया का आज तक का हिस्ट्री में सबसे बड़ा डिफेंस डील है जो फ्रांस को मिलने जा रहा है, जो इंडिया दे रहा है। पूरे दुनिया का सबसे बड़ा, पूरे हिस्ट्री पे डिफेंस डील है, ओके, आज तक का। तो फ्रांस तो ऐसा करेगा नहीं। उसके बाद नेक्स्ट कंट्री आ जाते हैं जो G7 के एक बहुत बड़ा मेंबर है, एज वेल एज यूरोपियन यूनियन के एक बहुत बड़ा मेंबर है, वो आपका इटली। इटली के साथ, इटली का जो प्राइम मिनिस्टर है जॉर्जिया मेलोनी, उसके साथ इंडिया का बहुत अच्छा, मोदी जी का बहुत अच्छा रिलेशन है। तो जॉर्जिया मेलोनी इंडिया पे विजिट करने वाला है। देखिए, फ्रांस का बहुत मेजर कंट्री इंडिया के साथ यही मौका को, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर रहा है, अपना अपना डील बना रहे हैं। जर्मनी बनाना चाह रहा है, बना रहा है, ठीक है। उसके बाद फ्रांस तो ऑलरेडी आपको देखा, राफेल जेट का, सबमरीन का, इंजन का डील बना लिया। इटली कहीं ना कहीं पीछे चल रहा था।
तो इटली ने भी बोला, जॉर्जिया मेलोनी बोला कि मैं 2026 से एकदम स्टार्टिंग पे इंडिया विजिट करूंगा, ये भी इंडिया के साथ अच्छा खासा डील करना चाहता है, क्योंकि सबको पता है कि अमेरिका इंडियन मार्केट पे आज के डेट पे पहले जैसा नहीं है, क्योंकि टैरिफ का इशू चल रहा है। तो यही मौका को यूज करके हम लोग घुस जाते। इंडिया वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट कंज्यूमर मार्केट है, ये सबको पता है, पूरे दुनिया को पता है, हर कोई चाहता है, इंडियन कस्टमर चाहता है। तो इटली भी ये मौका को छोड़ना नहीं चाहता। अगर अभी ये साल खत्म होने पे 2-3-4 महीना बाकी है, ओके, 3 महीना बाकी है। अब मान लीजिए 4 महीना बाद जॉर्जिया मेलोनी जनवरी फरवरी पे 4-5 महीने पे आने वाले। इसके पहले अगर इटली इंडिया के अगेंस्ट में चला जाए, जाके इंडिया के ऊपर टैरिफ लगा दे, तो आपको लगता है इंडिया इटली के अगर विजिट भी होगा तो कोई डील करेगा? ऑब्वियसली नहीं करेगा। ये भी बात इटली माइंड पे रखेगा। अगर मान लीजिए इन लोग ये सब कुछ रख भी दे, तो हम लोग का जो ग्रुपिंग है एससीओ, हम लोग का आज का जो ग्रुपिंग है ब्रिक्स, ये बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। तो स्ट्रांग हो जाएगा तो हम लोग आपस में ट्रेड करने लगेंगे, चाइना, रशिया, ब्राजील वगैरह आपस में ट्रेड करने लगेंगे। ये सब यूरोप वगैरह वेस्ट कंट्री को पूरा सप्लाई चेन से हम लोग बाहर कर देंगे। तो एज अ इंडिया हम लोग को यूनाइटेड रहने की जरूरत है। हम लोग कितना मुश्किल टाइम देखे, ये भी छोटा मोटा मुश्किल टाइम है, मैं मानता हूं, इसको भी ओवरकम कर लेंगे हम लोग। करके हम लोग तरक्की के रास्ते पे जो आगे बढ़ना चालू कर चुके हैं वो करेंगे। जस्ट वी हैव टू बी यूनाइटेड। ओके, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप क्या सोचते हैं उसके बारे में कमेंट करके बताइएगा। थैंक्स फॉर बीइंग हियर, योर टाइम रियली मैटर्स। गॉड ब्लेस यू।